ठीक है। हम लोग आदिकाल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कर रहे हैं इतिहास, नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आदिकाल। आदिकाल, आदिकाल का समय क्या है? 750 से 1350 ईस्वी का। ठीक है, आदिकाल कर रहे हैं। आदिकाल का समय है 700 से 1350 ईस्वी का। ठीक है। और इसको अगर इतिहास के दृष्टि से देखते हैं तो इतिहास के दृष्टि से देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अशांति का काल। ध्यान रखेंगे, इसको कहेंगे, यानी अगर इसको देखेंगे तो ये अर्थात युद्ध, युद्ध, युद्ध और अशांति का काल। युद्ध और अशांति का काल। युद्ध और अशांति का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद ये सत्ता के लिए संघर्ष होने लगता है, यानी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था क्या होती है? विकेंद्रीकृत हो जाती है। नहीं, सामंतवादी व्यवस्था आती है, तो इसलिए इसको युद्ध और अशांति का काल कहते हैं। क्योंकि इसमें छोटे छोटे सामंत जो हैं अपने वर्चस्व के लिए, अपने अधिकार के लिए एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते हैं, यानी अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए ये हमेशा युद्ध में रहते हैं। इसलिए युद्ध के होने से ये युद्ध और अशांति का काल होता है। और इसी समय देखेंगे बहुत सारी परिस्थितियां डेवलप होती हैं। नहीं तो अगर आप देखेंगे, इसको परिस्थिति के हिसाब से देखेंगे, इसको समझेंगे पहले, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी इसको अगर परिस्थिति के हिसाब से देखेंगे, यानी क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं, यानी इतिहास के दृष्टि से 700 से 1350 ईस्वी का जो समय काल है उसमें क्या परिस्थितियां होती हैं। तो पहला परिस्थिति आप देख सकते हैं कि युद्ध और अशांति का काल है। युद्ध अशांति का काल क्यों है? कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष होने लगता है। नहीं, और सत्ता के लिए संघर्ष होता है, अर्थात कह सकते हैं जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी वह विकेंद्रीकृत हो जाती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, जिसके लिए संघर्ष होता है। यानी आप कह सकते हैं, अगर पहला पॉइंट आपसे पूछा जाए तो हर्षवर्धन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद क्या होता है? सत्ता के लिए संघर्ष होने लगता है। आप ध्यान देंगे, नहीं, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद क्या होता है? सत्ता के लिए संघर्ष होता है। पहला पॉइंट, इसको आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोगों के पास रहेगा। नहीं, ध्यान रखेंगे, परिस्थिति बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो परिस्थिति का पता होना आवश्यक है। ठीक है।
ठीक है, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष, यानी 647 AD में देखेंगे जब मृत्यु होती है तो संघर्ष होता है। यानी कह सकते हैं क्यों होता है, क्योंकि केंद्रीय सत्ता का अभाव हो जाता है। नहीं, केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण ही उस काल में उस क्षेत्र में अनेक युद्ध होने लगते हैं, समझ गए ना। और आप देखेंगे कि युद्ध होने का कारण क्या है, क्यों युद्ध होता है? क्षेत्र विस्तार के लिए, नहीं, क्षेत्र विस्तार के लिए। पहला कारण क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर्षवर्धन के काल में जो केंद्र में सत्ता मजबूत थी तो प्रशासनिक अधिकारी दूरवर्ती क्षेत्र में शासन चलाते थे। तो जब कमजोर हो गई तो वो अपने क्षेत्र में क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। नहीं, जब स्वतंत्र हुए तो वो क्षेत्र विस्तार करने लगे, यानी अपना क्षेत्र दूसरे के क्षेत्र में अगर हस्तक्षेप करेंगे तो युद्ध होगा ही। इसलिए यह क्षेत्र विस्तार के लिए एक युद्ध होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि श्रृंगार के लिए भी युद्ध होता है। श्रृंगार के लिए, नहीं, श्रृंगार के लिए, क्योंकि यह राजा जो थे, छोटे राजा, सामंत और जमींदार में कन्वर्ट हो गए। जमींदार में कन्वर्ट हो गए तो आप आगे देखेंगे कि क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध करते हैं, यानी वीरता प्रधान काव्य लिखी जा रही है इस क्षेत्र में। फिर जब वो अपने राजमहल में होते हैं, अपने शयन कक्ष में होते हैं, तो श्रृंगार के लिए कविताएं लिखी जाती है, यानी उनके मनोरंजन के लिए जो साहित्यकार साहित्य लिखते हैं उनको श्रृंगार कहते हैं। यानी यहाँ देखा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। नहीं, यानी यहाँ पर ये लोग अपने आन बान शान के लिए युद्ध करते हैं और अपने ऐश आराम के लिए युद्ध करते हैं। यानी इसी में देखा जाता है, जाकी कन्या सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। जिसकी कन्या, जिसकी महिला सुंदर लगती है, उनके लिए वो युद्ध में अपने पूरे वंश का नाश कर देते हैं। इस तरह की परिस्थिति देखी जा सकती है। यानी युद्ध होने के कारण क्या है, दो मुख्य कारण है, एक है क्षेत्र विस्तार और दूसरा है श्रृंगार के लिए। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में। इसके बाद आप देखेंगे यही परिस्थितियां होती है, यानी इसी समय राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर पश्चिम का अर्थ क्या है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से नहीं, उत्तर पश्चिम से कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है। आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है। नहीं, उत्तर पश्चिम से मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है। यानी कह सकते हैं उत्तर पश्चिम सीमा वाले क्षेत्र से विदेशियों का आक्रमण होता है, जिसमें आप देखेंगे कि 10वीं शताब्दी के आसपास, नहीं, 10वीं शताब्दी में, 10वीं सदी में किसका आक्रमण होता है, मोहम्मद गोरी का। ठीक है, उसके बाद 11वीं सदी में आप देखेंगे इसी पीरियड में मोहम्मद गजनवी का है ना जी। यानी यहाँ आंतरिक क्षेत्र में तो कला है ही, आंतरिक क्षेत्र में जो भी राजा, सामंत और जमींदार हैं वो अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, अपने ऐश आराम के लिए आपस में तो लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जिससे जनता प्रभावित है। और उसके साथ साथ विदेशियों का भी आक्रमण हो रहा है, और विदेशियों के आक्रमण का एकमात्र मकसद क्या है, धन लूटना। तो उस पीरियड में यहाँ के जो सामंत हैं अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन आक्रमणकारियों से जनता का रक्षा न करके उनको हेल्प कर रहे हैं, आक्रमणकारियों को, ताकि अपनी स्थिति बनी रहे। नहीं, और लास्ट में देखेंगे दोनों मिल करके पब्लिक का शोषण करते हैं, जनता पे आक्रमण करते हैं, अत्यधिक धन का दोहन करते हैं, जिससे को हम लोग राजनीतिक स्थिति में देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ, बस यहीं से तो स्टार्ट होता है।
नहीं, यहीं आगे चल करके ये लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर अंदर तक जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थितियाँ इस तरह की थी। आदिकालीन राजनीतिक स्थिति आप देखेंगे तो इस तरह की थी, ठीक है। और यहीं अब देखेंगे सामाजिक, नहीं सामाजिक, सामाजिक सामाजिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपको पता है कि इस समय सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था क्या हो चुका है, स्थापित हो चुका है। नहीं, छोटे राजा जो थे ये स्वतंत्र रूप से बड़े जमींदार और सामंत के रूप में उस क्षेत्र पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। और आपको पता है कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यदि इस समय देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था क्या है जी, कैसी अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, नहीं कृषि प्रधान और अर्थव्यवस्था है। और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के होने के वजह से जब सामंत और जमींदारों का उद्भव होता है तो जमींदारी प्रथा के माध्यम से कृषकों का अत्यधिक शोषण होता है। ध्यान रखेंगे, देखिए कैसे लिंकअप है। यानी केंद्र में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अंत हो गया तो छोटे सामंत और राजा आ गए, और हमारा जो सामाजिक व्यवस्था था यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के होने के वजह से केंद्र में जब जमींदारी प्रथा का वर्चस्व आया तो जमींदारों के माध्यम से कृषकों का अत्यधिक शोषण होने लगा। अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ जमींदार दिन प्रतिदिन धनिक होते गए और कृषक दिन प्रतिदिन गरीब होते गए और उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय होती गई, ठीक है। तो अर्थात कह सकते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और जमींदारी प्रणाली के होने के वजह से, नहीं जमींदारी प्रणाली के होने के वजह से यहाँ के कृषक जो थे ये शोषण का शिकार हो गए, क्लियर है जी। कृषक क्या हुए, जमींदारी प्रणाली के होने के वजह से कृषक शोषण का शिकार हो गए, और शोषण के शिकार होते ही उनकी स्थिति क्या हो गई, अत्यंत दयनीय हो गई। और जब दयनीय हो गई, आम जनजीवन का हालत खराब हो गया, तो उसी के वजह से सामाजिक विषमता पैदा हो गई। समझ गए ना, सब लिंक है। यानी जब आम जनजीवन की स्थिति और दयनीय हो गई तो आप देखेंगे सामाजिक विषमता उत्पन्न हुआ। सामाजिक विषमता का अर्थ क्या है, सामाजिक विषमता का अर्थ है कि जो जमींदार वर्ग थे, छोटे वर्ग थे, उनके पास धन अधिक आने लगा तो और वो धनिक होने लगे, उच्च वर्ग में सम्मिलित हो गए, और जो किसान थे वो और गरीब होते गए और निम्न स्तरीय होते गए। यानी देखेंगे दोनों में एक खाई बढ़ गया, नहीं ज़्यादा अंतर हो गया, और उसी को हम विषमता कहते हैं। यानी सामाजिक विषमता आ गई जिसके वजह से धार्मिक आडंबर भी उत्पन्न हुआ, और वो सारी विकृतियां आ गईं जो पहले हर्षवर्धन के काल में क्या थी, नहीं थी। वो सारी विकृतियां यहाँ देखे जा सकती है। और इसी के आधार पर जैसे सामाजिक विषमता आई तो आप ध्यान रखेंगे सामाजिक विषमता आते ही समाज में लैंगिक शोषण, ठीक है, लैंगिक शोषण, फिर जातीय शोषण। लैंगिक शोषण का तात्पर्य है जैसे सामाजिक,
सामाजिक विषमता उत्पन्न हुआ, अमीर अमीर होते गया, गरीब गरीब होते गया, जिसके वजह से महिलाओं का लैंगिक शोषण का अर्थ क्या है? निम्न वर्ग की महिलाओं का उच्च वर्ग के पुरुषों के द्वारा हर एक तरह से शोषण होने लगा, जिसको लैंगिक शोषण कहते हैं। और उसी के बाद जब जातीय भेदभाव उत्पन्न हुआ, वर्ण व्यवस्था का प्रभाव वर्चस्व बढ़ गया, तो जातीय शोषण की भी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई। और आप देखेंगे जब ये सब स्थितियाँ उत्पन्न हुई तो हर्षवर्धन के काल में जो महिलाएं, जो स्त्रियाँ पूज्या के दृष्टि में होती थी, पूज्य भाव से देखा जाता था, उनको अब भोग्या के दृष्टि में देखे जाने लगा। नहीं, ये स्थिति थी। यानी आप देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियां जो पहले का अर्थ क्या है? हर्षवर्धन के काल का पहले पूज्या की स्थिति में थी, पूज्या की स्थिति में थी, वे अब भोग्या की स्थिति में आ गई, भोग्या की स्थिति में आ गई। नहीं, यानी महिलाओं की भी स्थिति क्या हो गई? यहाँ पे महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई और दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति और गिरती गई। और महिलाओं की स्थिति जब इस तरह की शोषण की प्रवृत्ति बढ़ गई तो महिलाओं में सती प्रथा का वर्चस्व हो गया, परंपरा डेवलप हो गया। यानी उस प्रवृत्ति से दुखी हो करके महिलाएं अत्यधिक संख्या में सती होने लगी। तो आप देखेंगे ये जो एक सामाजिक कोढ़ के रूप में है, सती होना। अगर महिलाएं सती हो जाती हैं तो आप देखेंगे जब यहाँ पर इसी के वजह से, किसके वजह से? पहले पूज्या के दृष्टि में थी, यानी समाज में उनका इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा था। नहीं, जब वो सारी स्थिति ठीक हो गई तो उनको भोग्या की दृष्टि में, भोग के वस्तु के रूप में लोगों ने, यानी जमींदार वर्गों ने देखने लगा। तब क्या हुआ? इसी के वजह से सती प्रथा का प्रचलन हुआ। सती प्रथा का प्रचलन लिंक है ना जी। क्यों सती प्रथा आया? क्योंकि इनकी स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई। और इस काल में सती प्रथा जो था यह एक सामाजिक कोढ़ के रूप में, एक सामाजिक कोढ़ के रूप में देखा जा सकता है, कोढ़ के रूप में देखा जा सकता है ना जी। सामाजिक कोढ़ का अर्थ क्या है? वैसी स्थिति, वैसी परिस्थिति जो समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त हो जाए और समाज को विकृत कर दे। नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे जब शोषणकारी प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई तो महिलाएं अत्यधिक संख्या में क्या करने लगी? सती होने लगी, जो सामाजिक दुर्भावना उत्पन्न करती है। और इसी समय में देखेंगे जब यहाँ पर श्रृंगार के लिए और क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध हो रहा है, श्रृंगार के लिए युद्ध हो रहा है, तो सामाजिक स्थिति में आप देखेंगे कि महिलाओं में स्वयंवर प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। महिलाओं के लिए नहीं, क्या बढ़ गया? स्वयंवर प्रथा का, यानी तत्कालीन स्वयंवर प्रथा जो थी उसका प्रचलन बढ़ा। और उसमें स्वयंवर प्रथा में होता था कि महिलाएं अपने इच्छा के हिसाब से अपने वर का चयन नहीं कर सकती थी। नहीं, अपने इच्छा के हिसाब, क्योंकि यहाँ जमींदारों का वर्चस्व बढ़ा तो जमींदार अपने इच्छा के हिसाब से महिलाओं का चयन करते थे। यानी एक एक जमींदार, एक एक सामंत देखा जाए 50-50, 100-100 स्त्रियों को अपने राजमहल में रखता था। ये स्थिति यहाँ देखी जा सकती है। यानी तत्कालीन परिस्थिति जो थी स्वयंवर प्रथा के वजह से भी
स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई। ठीक है, स्वयंवर प्रथा के वजह से स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई जी? दयनीय हो गई। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, हाँ, एक मिनट, आप लोगों को स्थिति समझना है। हाँ बोलिए। हाँ, तो वो तो नहीं, वो तो जाएंगे इसमें हिंदी साहित्य में। ये परिस्थिति हम लोग देखेंगे, इतिहास के नज़र से देखेंगे तो एरन अभिलेख में पहला साक्ष्य मिलता है, और ये गुप्तकालीन है। गुप्त काल का एरन अभिलेख है, उसमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है पहला। नहीं, लेकिन ये परंपरा तो थी, इस समय क्या हो गया, ये ज़्यादा विकृत रूप ले लिया। नहीं, ज़्यादा विकृत रूप ले लिया। और उसी समय अब धार्मिक को देखेंगे, अगर हम लोग धार्मिक स्थिति में देखेंगे, धार्मिक क्षेत्र में, नहीं तो धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे कि धर्म में वैविध्यता आ गया। यानी धर्म में क्या हो गया? धर्म में वैविध्यता, तथा धर्म में वैविध्यता का अर्थ क्या है? बहुत सारे धर्म आ गए। पहले आप देखेंगे कि हिंदू आपको, हाँ, पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, नहीं, उसके बाद हिंदू धर्म था। और वैविधता का अर्थ है हिंदू धर्म में भी बहुत सारे संप्रदायों का उदय हो गया। बहुत सारे छोटे छोटे संप्रदाय क्या हो गए? उदय हो गए, और मानने वाले भी बहुत हो गए। यानी आप देखेंगे एक तरफ तो जैन धर्म है ही, जैन है, यहाँ पर हिंदू है जी, और उसके बाद यहीं पे आप देखेंगे जैन और हिंदू के बाद यहाँ पर क्या है? बौद्ध है। समझ गए ना? क्या है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म है। और समय के हिसाब से आपको पता है कि फर्स्ट एडी में जा करके बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। और क्रमिक रूप से उसमें भी विकृतियां आ गई महायान और हीनयान में। नहीं, वज्रयान, सहजयान, तंत्रयान के शाखा में वो बढ़ती चली गई। उसी तरह आप देखेंगे हिंदू धर्म में भी इस समय बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ। जैसे वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव का नाम सुने हैं ना? वैष्णव संप्रदाय का उदय हुआ। फिर यहाँ पर आप देखेंगे शैव संप्रदाय का उदय हुआ। नहीं, वैष्णव का उदय हुआ, शैव का उदय हुआ, ये सारे संप्रदाय इसमें आते गए। और आगे देखेंगे कि बौद्ध में भी, नहीं, बौद्ध धर्म में भी देखेंगे कि ये भी दो शाखाओं में बंट गया, महायान और हीनयान। आगे चल करके महायान में भी और सारी विकृतियां आ गई। महायान आगे चल करके वज्रयान, ठीक है, तंत्रयान, नहीं, और इसके बाद देखेंगे सहजयान। इस तरह की शाखाएं डेवलप हो गई। और शाखा डेवलप होने की वजह से धीरे धीरे क्या हो गया? समय के हिसाब से इनके मानने वाले अपने सिद्धांत में परिवर्तन किए। और परिवर्तन करने के साथ साथ इसमें भी क्या हो गई? विकृतियां आ गई, जिससे कह सकते हैं कि कालांतर में धार्मिक शोषण भी होने लगा। जब धर्म में अधिक संप्रदायों का उदय हुआ, अधिक अलग अलग सिद्धांतों का उदय हुआ, तो उसके धर्म गुरुओं के माध्यम से आम जनता का शोषण होने लगा। ठीक है, तो आपने देखा राजनीतिक स्थिति, सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या थी। इसके बाद एक और स्थिति आती है जिसको हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक स्थिति। नहीं, सांस्कृतिक स्थिति अर्थात आप देखेंगे कि इस समय संस्कृति के, भारतीय संस्कृति में क्या चेंजेज हो रहे हैं, है ना जी? भारतीय संस्कृति में क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी हम लोग परिस्थिति देख रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र में, नहीं, सांस्कृतिक क्षेत्र में। सांस्कृतिक क्षेत्र का अर्थ होता है कि आपको पता है
जब हर्षवर्धन के काल में भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी, चरम सीमा पे थी। हर एक क्षेत्र में देखा जाए, यानी लेखन क्षेत्र में, स्थापत्य कला में, सब क्षेत्र में देखा जाए कि हर्षवर्धन के युग में भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लेकिन जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो अयोग्य शासक आ गए, उनसे संस्कृति के जो भी तत्व थे वो संभल नहीं पाए। और उसी समय आपको पता है, जब पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी सीमा से जब विदेशियों का आक्रमण हुआ, तो जब भी कोई भी आक्रमणकारी आता है या कोई भी विदेशी आता है तो अपने साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी लेकर के आता है। नहीं, सभ्यता संस्कृति को लेकर आता है तो वो लोग भी अपने इस्लामिक संस्कृति को लेकर के आए, और उसके माध्यम से यहाँ जब इस्लामी और इंडियन संस्कृति मिक्स हुआ तो इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। और उसी के फलस्वरूप आप देखेंगे जब वो लोग आक्रमण किए तो बहुत सारे मंदिर यहाँ पर तोड़े गए, शैक्षणिक संस्थाओं का विनाश किया, और मंदिर के जगह पर उन्होंने मस्जिद बनवाया। और शैक्षणिक संस्थाओं का विकास करने के वजह से हमारी सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं का भी पतन हुआ, जिसको हम लोग सांस्कृतिक स्थिति में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट नोट कर लेंगे, एक पॉइंट इसमें नोट करेंगे। हर्षवर्धन के समय, यहाँ नोट कर लेंगे, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से, भारत सांस्कृतिक दृष्टि से, भारत सांस्कृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से अपने चरम शिखर पर था। चरम शिखर, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत अपने कहाँ था जी? चरम शिखर पर था। किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमण होने के वजह से, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमण होने के वजह से मुस्लिम आक्रमण होने के वजह से भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हुआ। ठीक है, मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हुआ। ठीक है जी। आपको पता है कि हिंदू संस्कृति को देखेंगे, हिंदू संस्कृति व्यापक रूप से भारत में, हिंदू संस्कृति के वजह से देखेंगे कि व्यापक रूप से भारत में राष्ट्रव्यापी एकता का असर था। राष्ट्रव्यापी यानी राष्ट्रव्यापी एकता नहीं, एकता का प्रभाव था, हिंदू प्रभावित था। और हिंदू धर्म जो था ये पूरे लोगों को एक सूत्र में बांध करके रखता था, समझ गए ना। लेकिन ये जब आक्रमण हुआ तो हिंदुओं का वर्चस्व क्या हो गया? कम हुआ, जिसके वजह से हिंदू संस्कृति का भी अवमूल्यन हुआ और इस्लामी संस्कृति का प्रभाव बढ़ते गया। तो आप एक पॉइंट यहाँ करेंगे कि जब इस्लाम का प्रभाव बढ़ा तो भारत में सामासिक संस्कृति का विकास
हुआ। भारत में क्या हुआ जी? सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ, जिसे जिसे सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ, जिसे जिसे इंडो इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति के नाम से, इस्लामिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। देखिए, और एक और बात देख सकते हैं, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ भारत में, तो वो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर रहते थे। नहीं, जिसको धर्मांधता कहते हैं। धर्मांधता का अर्थ है कि अपने धर्म में ही विश्वास करना, अपने धर्म के सामने दूसरे के धर्म का कोई भी मूल्य न रखना, उसको धर्मांधता कहते हैं। तो जितने मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, तो वो सब क्या थे? धर्मांधता से प्रभावित थे, संकीर्णता से प्रभावित थे, धार्मिक संकीर्णता उनमें थी, यानी दूसरे के धर्म का आदर नहीं करते थे। उसी के वजह से जब वो भारत में आए, तो अत्यधिक मंदिरों का उन्होंने तोड़फोड़ किया, और हिंदू धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं का भी उन्होंने क्या किया? विनाश किया। ये स्थिति देख सकते हैं। यानी कह सकते हैं, आपने देखा, जो भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियां थी, इससे पता चलता है कि ये काल जो था, अंधकार युग का काल था। नहीं, डार्क एज जिसको कहते हैं, क्योंकि इस समय धार्मिक स्थिति बहुत अत्यधिक बलवती हो गई, वर्चस्व में था। धर्म में बहुत सारे संप्रदाय आ गए। संप्रदाय आने की वजह से जाति व्यवस्था बढ़ गई। जाति व्यवस्था बढ़ने से वर्ण व्यवस्था का आडंबर उसमें आ गया। समाज में विषमता आ गया। समाज के लोग अपने में बट गए, और अब एक दूसरे से द्वेष रखने लगे, जिसको हम लोग अंधकार युग की संज्ञा देते हैं। और इसी अंधकार युग से पब्लिक को, लोगों को निकालने के लिए कुछ धार्मिक साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से उनको दिशा दिखाने का कार्य किया, जिसको हम लोग आदिकालीन साहित्य में पढ़ते हैं। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है ना? यानी इस परिस्थिति को हम लोग समझने की कोशिश किए। यानी आदिकाल का जो समय है 700 से 1350, उसको युद्ध और अशांति का काल कहते हैं। और युद्ध अशांति का काल क्यों कहते हैं, इसको आप लोगों ने क्रमिक रूप से देखा कि राजनीतिक स्थितियां भी विकृत थी, धार्मिक स्थितियों में, क्षेत्र में भी बुराइयां व्याप्त थी, सामाजिक क्षेत्र में भी बुराइयां व्याप्त थी, और साथ साथ में सांस्कृतिक क्षेत्र में भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के वजह से यहाँ भी बुराइयां चरमोत्कर्ष पर थी। और उसके वजह से यहाँ का आम जनजीवन जो था, ये बुरी तरह क्या था जी? प्रभावित था। क्लियर है? यहाँ तक कोई? देखिए, जब आप परिस्थिति समझ गए, समझिए इस काल को समझ गए। नहीं, अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द में कि आप बताइए कि आदिकालीन परिस्थितियों में राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो आप बता सकते हैं। धार्मिक क्या थी? नहीं। आर्थिक क्या थी? सांस्कृतिक क्या थी? नहीं। और सभी में विकृति आ गई। इसके वजह से यहाँ के लोगों का शोषण अत्यधिक हो गया, और वो दिन प्रतिदिन गरीब होते गए, उनकी स्थिति निम्न स्तरीय होती गई। और उन निम्न स्तरीय को सुधारने के लिए आदिकालीन साहित्यकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में उनको हेल्प किया साहित्य के माध्यम से, जिसको हम लोग आदिकाल में पढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए।